मॉर्निंग एवरीवन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। चलो, सो हम लोग इंडिया का फिजिकल डिवीजन कंप्लीट कर लिए थे। आज छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको समझते हैं पूरा। क्या हो गया, मैं ही नजर नहीं आ रहा हूँ, बाकी सब कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन। ठीक है, लेकर आए ना कॉपी से भी छत्तीसगढ़ वाली। हाँ ठीक है, तो आज से स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन। अब छत्तीसगढ़ को जब भौतिकी के रूप में देखेंगे, पहली बात तो भौतिक विभाजन होता क्या है, कौन बताएगा? हाँ, ये सब क्या होता है, बाकी क्या होता है, एक एक करके बताए। चट्टान, फिर हाँ हाँ, आदि क्या होता है, आगे बोलो, सिलेबस बताओ ज्योग्राफी का, भूगोल का, हम्म, इन सभी में जो विविधता किसी एक क्षेत्र में मिलेगी वो भौतिक, उस जगह की भौतिक विशेषता होगी, और उस विशेषताओं के आधार पर अगर उस क्षेत्र का हम विभाजन करेंगे तो क्या कहलाएगा, भौतिक विभाजन। ठीक है, तो मानते हैं कि कोई भी एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र विशेष को हम क्या कर रहे हैं, विभिन्न अलग अलग भौतिकी विशेषताओं के आधार पे जब किसी एक समग्र क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग किया जाता है उसको बोलते हैं भौतिक विभाजन। लिखा होगा इंडियन ज्योग्राफी में, एग्जैक्टली लाइन लिखा है। ठीक है, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ के भी क्षेत्रों को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया, किसके आधार पे, उनकी भौतिक विशेषताओं के आधार पे। तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को का जो विभाजन है, पहले सुनो अच्छे से फिर लिखवाऊंगा सब, है ना, अभी आप मत लिखना। तो छत्तीसगढ़ का जो भौतिकी रूप से विभाजन है उसको टोटल 4 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कई प्रकार के विभाजन है, पर भौतिक विभाजन उसमें उसको 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहला क्षेत्र आता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 4 क्षेत्र है। तो सबसे पहला क्षेत्र यहाँ पर होगा पूर्वी बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड नंबर 1। दूसरा जो यहां पर क्षेत्र आएगा वो कहलाएगा, हाँ, पाट प्रदेश, पाट प्रदेश। पाट प्रदेश के बाद जो तीसरा आएगा वो होगा महानदी का मैदान, महानदी का मैदानी क्षेत्र या महानदी का मैदान। ठीक है, और चौथा रीजन क्या आएगा, दंडकारण्य प्रदेश या दंडकारण्य का प्रठात। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को भौतिकी रूप में अगर देखा जाए तो उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो पर ना छत्तीसगढ़ को अगर देखेंगे तो 3 तरह से बांटा जाता है। एक ये है भौतिक विभाजन, एक था भूगार्भिक विभाजन जो 3 था, पढ़े हैं लास्ट क्लास में, है ना, पिछला टॉपिक भी पढ़े थे, और एक और आगे पढ़ेंगे कृषि जलवायु प्रदेश के आधार पे। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, एग्जाम जब आएगा ना तो एग्जाम में वो क्या पूछ देता है, इनमें से किसी को उठा के पूछ लेगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा कृषि जलवायु प्रदेशों में कहां पे होती है। वो क्वेश्चन अलग होगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ को कॉमन संदर्भ में पूछा है कि छत्तीसगढ़ में क्या कहां कैसे हो रहा है ना, तो वो मतलब इस विभाजन के आधार पर पूछा गया है। और जब भी चट्टान या कृषि के आधार पर पूछा जाएगा तो उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा कृषि जलवायु प्रदेश के आधार पे, या तो किसके आधार पे, टेक्टोनिक डिवीजन जो मैंने बताया था, टेक्टोनिक विभाजन बताया था, उसके आधार पे। खैर कोई नहीं, तो देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ को अगर भौतिकी के हिसाब से देखेंगे तो इस 4 हिस्सों में बांटा जाता है। आज थोड़ा सा विभाजन को ही पहले समझेंगे, है ना, उसके बाद फिर एक एक करके पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ओके, तो अब ये 4 क्षेत्रों को अगर देखें तो सबसे पहली बात इसके एकदम बेसिक चीजों को जाते हैं। तो पहली चीज तो इनकी ऊंचाई, क्षेत्र बाद में देखेंगे ना। ऊंचाई मतलब भूतल से वो कितना ऊपर है, तो आपको पहले बताया था मैंने। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें ऊंचाई के आधार पे तो सबसे ज्यादा ऊंचा प्रदेश इन सब में से क्या है, पाट प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊंचा प्रदेश क्या है, पाट प्रदेश। पाट प्रदेश के बाद किसकी ऊंचाई आएगी दूसरे में सबसे ऊपर, दंडकारण्य।
ठीक है। उसके बाद तीसरा सबसे ऊंचा प्रदेश क्या है? पूर्वी बघेलखंड। और चौथे नंबर पे क्या आएगा? महानदी। पहले से एकदम बेसिक समझो। इसके बाद क्षेत्र, कितना क्षेत्रफल है वो सब बाद में बात करेंगे। क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा क्षेत्र है महानदी का मैदान। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसी के अंदर रहेगा। उसके बाद दूसरे नंबर में क्या आएगा? दंडकारण्य। तीसरे में क्या आएगा? पूर्वी बघेलखंड का पठार। और चौथे में पाट प्रदेश। ये तो क्षेत्र और उसकी आकृति के हिसाब से हम लोग देख रहे थे, है ना। अभी लिखवाऊंगा सारा आपको कि किसका कितना क्षेत्रफल है, 60 है ना, चाहे जितना भी जिसका क्षेत्रफल है सब करेंगे। तो एक तो ऊंचाई के हिसाब से उसको हम देख सकते हैं, दूसरा इसके क्षेत्रफल के हिसाब से देख सकते हैं, तीसरा इनकी अवस्थिति, अवस्थिति दिशा के अनुसार बस देखेंगे। तो जो हमारा पूर्वी बघेलखंड है ये छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में है। क्वेश्चन में फट से टिक मत मार के ना, कैसा आ जाए क्वेश्चन कि बघेलखंड छत्तीसगढ़ में कहां स्थित है? पूर्वी। गलत हो गया क्वेश्चन, आंसर आपने गलत लगा दिया। जल्दबाजी मत करना कि पूर्वी बघेलखंड है तो पूर्वी हिस्से में होगा। पूर्वी बघेलखंड छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में स्थित है, इस चीज को अच्छे से याद रखना। तो इसकी अवस्थिति कहां पर है? उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम के दिशा में। ठीक है। पाट प्रदेश कहां पर है? उत्तर पूर्व के दिशा में। महानदी मध्य क्षेत्र में है, ठीक है ना। ये पूरा मध्य क्षेत्र में है, ये मध्य के साथ साथ पश्चिम और पूर्वी इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। उसके बाद दंडकारण्य जो है वो कहां पर है? दक्षिण प्रदेश में, दक्षिण। तो उसको कभी दिशा के हिसाब से पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या है आपका? छत्तीसगढ़ को ऐसे 4 हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जिसको ऊंचाई, क्षेत्र और अवस्थिति के हिसाब से इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैप के अकॉर्डिंगली अगर देखोगे, इतना मैप प्रैक्टिस कराएगी तो आपको ऐसे बन जाएगा। ठीक है। तो ये सबसे पहले ये वाला जो रीजन है ये है पाट प्रदेश, ये रीजन पूर्वी बघेलखंड। ये क्या है? महानदी का मैदानी क्षेत्र। पहले डायग्राम बनाना सीखेंगे, है ना, उसके बाद फिर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। और जो नीचे का रीजन ये क्या है? दंडकारण्य प्रदेश, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से 4 हिस्सों में बटा हुआ, ठीक है। तो 4 अलग अलग क्षेत्र हैं, इनको इस तरीके से विभाजित किया गया है ना। इसके बाद लिखो छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजनों का उपविभाजन। छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजनों के उपविभाजन। पहले पूरा पढ़ाऊंगा, फिर लास्ट में आपको ले जाकर तुलनात्मक अध्ययन कराऊंगा, ठीक है ना। पहले हम लोग पहले एक बेसिक पढ़ लेते हैं, छत्तीसगढ़ की भौतिक विभाजनों का उपविभाजन, ठीक है। तो एक एक करके सभी का देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है आपका? पाट प्रदेश। सबसे पहले आता है पाट प्रदेश, ठीक है। जब हम लोग इस पाट प्रदेश की बात करते हैं तो पाट प्रदेश बहुत सारे छोटे छोटे उपविभाजन में टूटा हुआ है, ठीक है। जैसे कि पाट प्रदेश देखो कुछ इस तरीके से उपविभाजन में टूटा होगा। बात मत करिए, कुछ इस तरीके से अलग अलग विभाजन में टूटा हुआ है, ठीक है। तो इसके जो संबंधित विभाजन है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सामरी पाट, सामरी पाट। और ये सामरी पाट 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। एक होता है लहसुन पाट और दूसरा होता है जामीर पाट। लहसुन और जामीर, ठीक है। तो सामरी के 2 हिस्से, लहसुन और जामीर। तो ये वाला जो हिस्सा है ये है लहसुन पाट, और ये वाला हिस्सा क्या है? जामीर पाट। ये 2 हिस्से हैं, लहसुन और जामीर। सामरी पाट 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। सामरी पाट के बाद आता है जसपुर पाट। इसके बाद क्या आता है? जसपुर पाट। जसपुर पाट। जसपुर पाट के बाद आएगा आपका पंडरा पाट।
पंडरा पाट, ठीक है। पंडरा पाट के बाद आएगा जारंग, और जारंग के बाद है मैन पाट, उसके बाद क्या आएगा, मैन पाट। तो जो हमारा पाट प्रदेश है वो इस तरीके से 5 छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है। ये है मैन पाट, ये है जारंग, ठीक है, ये छोटा दिख रहा है, ये है पंडरा, और ये है जसपुर पाट। ड्रॉ करिए, बनाइए इसको फटाक से। पाट प्रदेश से एक तरफ लिखो, छोटा सा डायग्राम बनाओ, सबका भी छोटा छोटा डायग्राम बनवा रहा हूं पहले, बाद में फिर उसको डिटेल में पढ़ेंगे ना। पाट प्रदेश पर डायग्राम बनाओ। जो पाट प्रदेश है वो इस तरीके से बटा हुआ है, सामरी, जसपुर, पंडरा, जारंग और मैनपाट। हो गया, ओके। थोड़ा सा फास्ट बनाओ, आपके चक्कर पूरा क्लास लेट होता है। पंडरा, जसपुर, जारंग, जामीर, लहसुन और मैनपाट, ठीक है। तो ये पाट प्रदेश, और पाट प्रदेश क्या है, इस तरीके से कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित है, ठीक है। पाट प्रदेश के बाद दूसरा बघेलखंड का पठार, ठीक है। दूसरा क्या होगा, बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो बघेलखंड का पठार जो है उसको अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया। इसको वहां की स्थलाकृति के अनुसार विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी स्थलाकृति के हिसाब से इसको विभाजित करेंगे इसमें पर्वत क्षेत्र, पर्वत या उच्च भूमि का जो क्षेत्र है, कुछ पर्वत आएंगे यहाँ पर, जैसे कि चांग बखार, चांग बखार, सीता लेखनी, सीता लेखनी, कैमूर, कुरसिया, कुरसिया, ठीक है, रामगढ़, रामगढ़ पर्वत, ठीक है, रामगढ़ पर्वत, किष्किंधा, किष्किंधा। तो ये क्या है, ये कुछ इस तरीके से अलग अलग पर्वतीय क्षेत्र में बटा हुआ है। तो चांग बखार, सीता लेखनी, नी है ना लेखनी, कैमूर, कुरसिया, रामगढ़ और किष्किंधा, ये इसके विशेष पहाड़ है। पर्वत के साथ साथ ये कैसा है, बेसिन क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो बेसिन क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, सरगुजा बेसिन, सरगुजा बेसिन, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, उत्तर सरगुजा बेसिन और दक्षिणी सरगुजा बेसिन। इसके साथ साथ आएगा आपका सुहागपुर बेसिन, सुहागपुर बेसिन क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद रिहंद बेसिन, रिहंद नदी का क्षेत्र। उसके बाद आएगा आपका कन्हार बेसिन, कन्हार बेसिन क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका हाँ हसदेव रामपुर, उसका भी केवल खटगावा वाला क्षेत्र लगेगा, बाकी उधर लगता है, ठीक है। मैप वर्क में किए हैं सब चीजें, तो वहां से आपको क्लियर होना है, ठीक है ना। पर्वत और दूसरा बेसिन, तो विभिन्न पर्वतीय क्षेत्र रहते हैं और बहुत सारे अलग अलग बेसिन क्षेत्र। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, बघेलखंड का पठार, ठीक है। तो अगर बघेलखंड को हम लोग ड्रॉ करें तो वो कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से।
उसके नीचे पाट प्रदेश है। ठीक है, तो बघेलखंड का जो क्षेत्र है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जिसमें सबसे पहले क्या है, कुछ पर्वत है। ठीक है, तो पर्वत में सबसे पहले यहां पर आएगा कैमूर। ये कौन सा पर्वत है, कैमूर पर्वत। कैमूर के बाद यहां से बिल्कुल विस्तृत होगा इस तरीके से एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम क्या है, चांग बखार। ठीक है, ऊपर वाला कैमूर है, ये कैमूर है, नीचे चांग बखार। बनाते चलिए, लिखो सबको, चलो बघेलखंड का पठार, उसके हिस्से लिखो पर्वत और बेसिन। पर्वत में लिखिए चांग बखार, सीतालेखनी, कैमूर, कुरसिया, रामगढ़, किष्किंधा। किष्किंधा, ये धा है ना, दा नहीं है ना, किष्किंधा। चांग बखार, सीतालेखनी, कैमूर, कुरसिया, रामगढ़, किष्किंधा। बेसिन में सरगुजा, सुहागपुर, रिहंद, कन्हार और हसदेव रामपुर। बना लिए सभी ने? ओके, तो पर्वत देखते हैं। पहला ऊपर क्या है, कैमूर। कैमूर के बाद चांग बखार। ठीक है, चांग बखार के बाद यहीं पर क्या आएगा, सीतालेखनी। ठीक है, कौन सा आएगा, सीतालेखनी। इसके बाद अगर देखोगे तो इस पोर्शन में यहां पर क्या है, रामगढ़। ये जो है ये है रामगढ़। चांग बखार, ये है किष्किंधा। किष्किंधा, ये है सीतालेखनी। ठीक है, ये वाली सीतालेखनी। और यहां पर है पर्वत कुरसिया। कुरसिया, और यह है कैमूर। कैमूर, हो गया। ओके, इसी तरीके से क्या है, बेसिन क्षेत्र है। कौन कौन सा बेसिन क्षेत्र है वो देखते हैं। तो बेसिन क्षेत्र में सबसे पहले यहां पे सुहागपुर बेसिन। सुहागपुर बेसिन। ठीक है, यहां पे है रिहंद। रिहंद बेसिन। ये है कन्हार बेसिन। उत्तर सरगुजा बेसिन। यहां पर है दक्षिण सरगुजा बेसिन। दक्षिण सरगुजा बेसिन। ठीक है, और यहां पर आएगा हसदेव रामपुर। हसदेव रामपुर बेसिन। चलो बनाओ फटाफट। सुहागपुर, रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, उत्तर सरगुजा बेसिन, दक्षिण सरगुजा बेसिन और हसदेव रामपुर बेसिन। तो कुछ इस तरीके से बघेलखंड पठार विभाजित है। बनाओ फटाफट। अगर आपको बेसिन को उत्तर से दक्षिण जमाने बोलेगा तो उसका क्रम ये होगा। ठीक है, सुहागपुर दिख नीचे रहा है, पर अगर हम लोग भारत के नक्शे में देखें, छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं है, सीधा नहीं है। हम लोग तो सीधा बना रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ क्या ऐसे झुका हुआ है, तो ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाता है और वो नीचे आता है। तो अगर पूछ लेगा कभी ना कि इन बेसिन को उत्तर से दक्षिण की ओर समझाए, तो सबसे उत्तर में क्या आएगा, सुहागपुर बेसिन आएगा, उसके बाद आएगा कन्हार, फिर रिहंद, फिर सरगुजा, फिर हसदेव रामपुर। इसको क्रम में लिख लो, साइड मार्जिन में कहीं लिख लो, उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण बेसिन कैसे है, तो उत्तर से दक्षिण सबसे उत्तर में है सुहागपुर, उसके बाद आएगा कन्हार, उसके बाद रिहंद, उसके बाद लिखो सरगुजा, उसके बाद हसदेव रामपुर।
ये है सीक्वेंस। हो गया बघेलखंड का पठार सभी से, ठीक है। तो ये था बघेलखंड का पठार या बघेलखंड का पठारी क्षेत्र। ओके, तो पाठ प्रदेश, दूसरा सेक्शन बघेलखंड का पठार। तीसरा इसमें बनाते हैं महानदी बेसिन क्षेत्र, ठीक है। तीसरा कौन सा है? महानदी बेसिन। आज अच्छे से डायग्राम बनाना पहले सीख लो, तो पढ़ाऊंगा तो उसके बाद और डिटेल में बनवाऊंगा। महानदी बेसिन, ठीक है। जब हम लोग महानदी बेसिन की बात करते हैं तो इसको दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो महानदी बेसिन दो हिस्सों में विभाजित है। पहला सीमांत उच्च भूमि, और दूसरा होता है मध्य मैदान क्षेत्र, ठीक है। तो एक है सीमांत उच्च भूमि और दूसरा है मध्य का मैदानी क्षेत्र। अब अगर हम लोग बात करें सीमांत उच्च भूमि की, तो ये कई हिस्सों में क्या है? विभाजित है। तो सीमांत उच्च भूमि किस किस में विभाजित है? सबसे पहले उसमें आएगा मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी, ठीक है। मैकल श्रेणी के बाद आएगा छुरी उदयपुर मातीरंगा, छुरी उदयपुर मातीरंगा, छुरी उदयपुर मातीरंगा। तो उसके बाद इसी क्षेत्र में आएगा चवर ढाल, चवर ढाल, चवर ढाल पर्वत, ठीक है। चवर ढाल पर्वत के बाद आएगा पूर्वी सीमांत, पूर्वी सीमांत जिसके अंतर्गत बहुत सारे पर्वत आते हैं, जैसे कि आता है रदन, शिशुपाल, रदन, शिशुपाल, नरियर पानी, वृंदा नवागढ़, वृंदा नवागढ़, ठीक है। वृंदा नवागढ़, ये क्या है? ये सारा पूर्वी सीमांत है। पूर्वी सीमांत का एक और हिस्सा है पश्चिमी सीमांत, ठीक है। जब हम लोग पश्चिमी सीमांत की बात करेंगे तो यहां पर बहुत सारे पर्वत आएंगे, जैसे कि पानबरस या पानाबरस, ठीक है। चांदी डोंगरी, चितवा डोंगरी, कुटरा राजहरा, कुटरा राजहरा, ठीक है। दल्ली राजहरा, उसके बाद पटेचुआ, ठीक है। इसमें एक और आएगा, छूट गया, वृंदा नवागढ़, और उसके बाद सिहावा। लिखो फटाफट। ये सीमांत उच्च भूमि कुछ इस तरीके से बनी होंगी। सबसे पहले यहाँ मैकल श्रेणी, फिर छुरी उदयपुर मातीरंगा, चवर ढाल। पूर्वी सीमांत के अंदर कौन कौन से पर्वत है? रदन, शिशुपाल, नरियर पानी, वृंदा नवागढ़ और सिहावा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रदन, शिशुपाल, नरियर पानी, वृंदा नवागढ़ और सिहावा। फिर पश्चिमी सीमांत पानाबरस, चांदी डोंगरी, बी क्विक फास्ट लिखो, पानाबरस, चांदी डोंगरी, चितवा डोंगरी, चितवा, कुटरा राजहरा, कुटरा राजहरा, दल्ली राजहरा और पटेचुआ, दल्ली राजहरा और पटेचुआ। हो गया? मैकल, छुरी उदयपुर मातीरंगा, चवरढाल। पूर्वी सीमांत में लिखो रदन, शिशुपाल, नरियर पानी,
वृंदा नवागढ़ और सिहावा। फिर पश्चिमी सीमांत में पानाबरस, चांदी डोंगरी, चितवा डोंगरी, दल्ली राजहरा, कुटरा राजहरा और पटेचुआ। कर लिए सभी ने? ओके, तो ये क्या था? ये महानदी बेसिन क्षेत्र के जो सीमांत क्षेत्र है। दूसरा क्या है? मध्य का मैदानी क्षेत्र। तो जब हम लोग मध्य के मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे तो वो भी अलग अलग हिस्सों में विभाजित है। ठीक है, तो जो मैदानी क्षेत्र है वो कैसे विभाजित है उसको देखते हैं। सबसे पहले आएगा, ये 5 क्षेत्रों में विभाजित है, वैसे 5 क्षेत्र में। ठीक है, पर मैं आपको 5 से ज्यादा बताऊंगा उसको छोटा करके, लेकिन आप चाहो तो उसको 5 में लिख सकते हैं। वो 5 ही लिखा देता हूं, उसके सब ग्रुप उसके अंदर लिखवा दूंगा। चलो, तो सबसे पहले आएगा आपका महानदी शिवनाथ द्वाब। सबसे पहले क्या आएगा? महानदी शिवनाथ द्वाब। महानदी शिवनाथ द्वाब के बाद दूसरा यहां क्या दिखेगा? शिवनाथ का मैदान एवं सीमांत। शिवनाथ का मैदान एवं सीमांत। ठीक है, उसके बाद आएगा बिलासपुर बेसिन। बिलासपुर बेसिन। ठीक है, तीसरा क्या आएगा? बिलासपुर बेसिन। चौथा आएगा हसदेव मांड बेसिन। हसदेव मांड केलो बेसिन। अब इसको अगर हम विभाजित करेंगे तो 3 हिस्सों में विभाजित हो जाएगा, हसदेव बेसिन, मांड बेसिन और केलो बेसिन। तो 3 हिस्सों में है हसदेव, मांड, केलो बेसिन, इसको एक साथ दे दिया गया है। और 5वां जो हिस्सा आएगा वो होगा महानदी सीमांत या महानदी पार मैदान। महानदी सीमांत या महानदी पार मैदान। ठीक है, तो इसको इस तरीके से 5 हिस्सों में बांटा गया है। महानदी शिवनाथ द्वाब क्षेत्र, शिवनाथ का मैदान एवं सीमांत, बिलासपुर बेसिन, हसदेव मांड केलो बेसिन और महानदी सीमांत या महानदी सीमांत पार मैदान। पार उसके उधर ग्राउंड, महानदी पार मैदान। तो इस तरीके से महानदी बेसिन जो है वो इतने क्षेत्रों में विभाजित है। बनेगा सभी से? चलो, इसका डायग्राम देखते हैं ये किस तरीके से दिखेगा। तो इसको डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ नदियों को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर से आती है आपकी नदी शिवनाथ। इधर से एक नदी, इसका नाम है शिवनाथ। ठीक है, इस दिशा से एक नदी उद्गम होगी और जाएगी महानदी। ये दोनों यहां पर मिलेंगे और मिलने के बाद महानदी इधर प्रवाह करेगी। ठीक है, ये क्या है? ये है नदी शिवनाथ। शिवनाथ ये कौन सी है? महानदी है ना। यहां से शिवनाथ, उधर से महानदी। यहां से आएगी नदी हसदेव। हसदेव के बाद देखोगे तो इधर से एक नदी आएगी मांड, और इधर से एक नदी आके इधर बहेगी केलो। इधर नदी बहेगी केलो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पहले तो उसको समझते हैं। ओके, इसके बाद अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये सारा क्षेत्र घिरा हुआ है, किससे? पर्वतों से। तो सबसे पहले शिवनाथ के ऊपर यहां पर पर्वत है मैकल श्रेणी। मैकल पर्वत। ठीक है, यहां पर क्या है? मैकल पर्वत श्रेणी। सीमांत भूमि एक छूट गया है,
क्या था, ये छुरी यहाँ पर लिख दो बीच में, पेंड्रा लुर्मी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार, मैकल श्रेणी के बस ऊपर लिख देना, ठीक है, पेंड्रा लोरमी का पठार। नंबरिंग चेंज करने की जरूरत नहीं, मैकल श्रेणी के साथ कॉमन कर दो, ठीक है, पेंड्रा लोरमी का पठार। ओके, इसके बाद यहां से कुछ भूमि स्टार्ट होगी, इसका नाम है पेंड्रा लोरमी का पठार, ठीक है, पेंड्रा लोरमी का पठार। उसके बाद ये हसदेव के बाद ये क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां से ये कौन सा पर्वत है, मातीरंगा, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है ये मातीरंगा है, ये है उदयपुर और ये है छुरी उदयपुर मातीरंगा, छुरी उदयपुर मातीरंगा, छुरी उदयपुर मातीरंगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे इस तरीके से छोटे छोटे उच्च भूमि क्षेत्र है, इन सभी को एक साथ बोला जाता है चवर ढाल, चवर ढाल, ठीक है, ओके। यह है आपका पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, इधर पूरा क्या आएगा, पूर्वी सीमांत, इधर आएगा पूर्वी सीमांत, ठीक है। जब हम इस पूर्वी सीमांत की बात करेंगे तो सबसे पहले यहां पर आएगा सिहावा पर्वत, सिहावा, सिहावा के बाद यहां पर आएगा नरियर पानी, उसके बाद यहां से दिखेगा पर्वत वृंदा नवागढ़, वृंदा नवागढ़, ठीक है, वृंदा नवागढ़ के बाद यहां पर दिखेगा पर्वत शिशुपाल, शिशुपाल, इसको किस नाम से जानते हैं, शिशुपाल गौरागढ़, गौरागढ़, शिशुपाल गौरागढ़। इसके यहाँ पर एक छोटा सा पर्वत और है, इंपॉर्टेंट ये भी, मलेवा डोंगर, मलेवा डोंगर, ठीक है, मलेवा डोंगर के बाद यहां पर रदन, ठीक है। तो कौन कौन से पर्वत आएंगे, सिहावा, नरियर पानी, वृंदा नवागढ़, शिशुपाल, मलेवा डोंगर, रदन। सब जगह से नदी निकलेगी एक दो, ठीक है, और यहां से पूरी नदी निकलेगी और इस जगह को बनाएगी और इस क्षेत्र में फिर देखेंगे उसको, है ना। पूर्वी सीमांत उच्च भूमि को रायपुर उच्च भूमि भी बोला जाता है, ठीक है, इसको याद रखना, इसको रायपुर उच्च भूमि भी बोलते हैं। खैर वो लिखवाते समय लिखवाऊंगा ही, रायपुर उच्च भूमि। वैसे इसी तरीके से ये पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि को बोलते हैं दुर्ग उच्च भूमि, पश्चिमी या दुर्ग उच्च भूमि, ठीक है, क्योंकि इधर दुर्ग संभाग उधर रायपुर संभाग है, तो इसको दुर्ग उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अब जब हम लोग दुर्ग उच्च भूमि की बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आता है पानाबरस, ठीक है, तो पहले पानाबरस, उसके बाद चांदी डोंगरी,
पानाबरस लिखो, चांदी डोंगरी, उसके नीचे चितवा डोंगरी, ठीक है, चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी के बाद रुको, उसको पहले इसको कर बना लो। पानाबरस, चांदी डोंगरी, उसके नीचे चितवा डोंगरी, ये है कुटरा राजहरा, ये है दल्ली राजहरा, ठीक है, और ये लास्ट में दिख रहा है, ये क्या है, पटेचुआ। नाम लिखवाया ऑलरेडी, पानाबरस, चांदी डोंगरी, चितवा डोंगरी, कुटरा राजहरा, दल्ली राजहरा और पटेचुआ। हो गया, ओके। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये आपका महानदी, महानदी शिवनाथ द्वाब, महानदी शिवनाथ द्वाब। ये जो दिख रहा है डॉटेड लाइन, इसको बोलते हैं शिवनाथ का मैदान और शिवनाथ पार मैदान। शिवनाथ मैदान, ठीक है, शिवनाथ का मैदान और शिवनाथ पार मैदान। इधर जो दिख रहा है दूसरे तरफ, इसको क्या बोलते हैं, महानदी का मैदान, ठीक है, महानदी का मैदान या महानदी पार मैदान, ये वाला हिस्सा कहलाता है महानदी मैदान। महानदी का मैदान हो गया। बना ली सभी। उसके बाद ये हसदेव नदी तक बिलासपुर बेसिन, बिलासपुर बेसिन, सारा क्या है, बिलासपुर बेसिन। बना ली सभी।
बिलासपुर बेसिन के बाद जो ये वाला रीजन आता है, बनाओ फटाफट। ये वाला जो रीजन है ये कहलाएगा हसदेव मांड बेसिन। ये पूरा कोयले का क्षेत्र है ना, हसदेव मांड बेसिन। ठीक है, तो ये जो रीजन दिख रहा है क्या है, हसदेव मांड बेसिन। हसदेव मांड बेसिन। ठीक है, हसदेव मांड बेसिन के बाद लास्ट क्या बचा हुआ उधर, केलो बेसिन। ठीक है, तो ये जो रीजन है केलो बेसिन। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं महानदी का मैदान। समझ आ रहा है सभी को? इसका लोकेशन ठीक कर देता हूं ताकि दिखे, फिर बताता हूं आपको। महानदी बेसिन एवं सीमांत। बना ली सभी, महानदी बेसिन और सीमांत। छोटा है तो फोटो ले लो, ठीक है, ताकि आपके काम आ जाए। किसी को लेना हो तो ले लो, बना लिए तो अच्छी बात है। हो गया, आगे चले। चलो, तो ये था महानदी बेसिन और सीमांत भूमि। ठीक है, ये अलग अलग किस तरह से बटा हुआ है। अब इसमें से फिर ना जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं एक एक को अलग अलग बनवाऊंगा कि पेंड्रल उर्मी का पठार वो कैसा दिख रहा होगा, बिलासपुर बेसिन कैसा दिखेगा, वो उसके अंदर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ पूरा एक कंप्रिहेंसिव देख रहे हैं ना, एक पूरे रूप में। तो पूर्ण रूप से देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है महानदी का मैदानी क्षेत्र। क्लियर है? ओके। इसके बाद आता है दंडकारण्य। दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार, जो दंडकारण्य का पठार है वो भी बघेलखंड की तरह कई हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, कैसा बटा हुआ है? पहला पर्वत, घाटी और पठार।
मैदान या बेसिन। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से 4 हिस्सों में बटा हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र, घाटी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदान या बेसिन क्षेत्र। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं किसकी, सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र की, तो यहां पर जो पर्वत के विशेष क्षेत्र है वो कौन कौन सा है, बैलाडीला, बैलाडीला। ठीक है, बैलाडीला के बाद यहां पर अगर देखेंगे तो आएगा रावघाट, आरी डोंगरी। ठीक है, क्या क्या आएगा, बैलाडीला, रावघाट, आरी डोंगरी, अबुझमाड़, अबुझमाड़। ठीक है, अबुझमाड़ के बाद बैलाडीला, रावघाट, आरी डोंगरी, अबुझमाड़, मलाज कुंडम, मलाज कुंडम, छोटे डोंगर, छोटे डोंगर, बड़े डोंगर, छोटे डोंगर, बड़े डोंगर, डांगरी डोंगरी, अलबक्का पर्वत। ठीक है, ये कुछ क्या है, पठारी या पर्वतीय क्षेत्र हैं जो यहां पर दिखेंगे, बैलाडीला, रावघाट, आरी डोंगरी, अबुझमाड़, मलाज कुंडम, छोटे डोंगर, बड़े डोंगर, डांगरी डोंगरी, अलबक्का। उसी तरीके से यहां पर जो घाटी क्षेत्र दिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर घाटी कौन कौन सी प्रसिद्ध दिखेगी, सबसे पहले दिखेगा आपको केशकाल, खुरसैल, केशकाल के बाद खुरसैल, खुरसैल के बाद दरभा, दरभा के बाद बिंता, झीरम, गोलापल्ली, झीरम के बाद गोलापल्ली। तो ये कुछ विशेष है, कुरुंदी, कांगेर घाटी, कांगेर। ये क्या है, कुछ विशेष घाटी क्षेत्र है। कौन कौन से है, केशकाल, खुरसैल, दरभा, बिंता, झीरम, गोलापल्ली। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, घाटी क्षेत्र में आते हैं। घाटी के बाद देखेंगे पठार क्षेत्र, तो आएगा उत्तर बस्तर पठार, उत्तर बस्तर पठार क्षेत्र, दक्षिण बस्तर पठार, ये 2 पठारों में विभाजित है, उत्तर बस्तर पठार और दक्षिण बस्तर का पठार। ठीक है, और बेसिन की अगर बात करेंगे तो कोटरी बेसिन, इंद्रावती बेसिन, शबरी, सबरी बेसिन, इसी के साथ साथ जुड़ा है गोदावरी बेसिन। ठीक है, यही जो गोदावरी सबरी का बेसिन क्षेत्र है, इसको एक और नाम जानते हैं, गोदावरी सबरी का मैदान, गोदावरी शबरी का मैदान। क्लियर है सभी को, तो ये कुछ इस तरीके से 4 हिस्सों में बटा हुआ है, पर्वत, घाटी, पठार, मैदान। बनाओ, इंद्रावती, कोटरी, सबरी, गोदावरी बेसिन, ये सब लिखो। लिखिए फटाफट, थोड़ा फास्ट ना।
हो गया। चलिए इसको डायग्राम बनाते हैं फटाक से, है ना। तो जो दंड कारण का क्षेत्र होगा वो किस तरीके से दिखेगा आपको, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ इस तरीके का दंड कारण का क्षेत्र बनेगा, जिसको देखोगे तो दो हिस्सों में विभाजित करेगी कौन सी नदी, इंद्रावती। बीचों बीच से दो हिस्सों में उसको विभाजित कर देगी। यहां से नदी आ रही है, यह नदी है इंद्रावती। ठीक है, तो इंद्रावती इसको दो भाग में विभाजित करेगी। इधर ऊपर से एक नदी आएगी, आकर मिलेगी, से बाहर भी उसका पूरा प्रवाह देखोगे वैसे है, कोटरी, कोटरी नदी। ठीक है, यहां से एक नदी आएगी शबरी, इधर से नदी आएगी कौन सी है, गोदावरी। ठीक है, तो भौतिक विभाजन बनाएंगे, बस 4 नदी की जरूरत है, बाकी की जरूरत नहीं है अभी, तो अभी बाकी को लेके नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं अच्छे से कौन कौन सा रीजन है। सबसे पहले इंद्रावती के नीचे ये वाला जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं दक्षिण बस्तर का पठार। ये रीजन जो है उत्तर बस्तर पठार। ठीक है, तो एक है दक्षिण बस्तर पठार और एक है उत्तर बस्तर पठार। बना सभी से, बनाओ बनाओ बनाओ। इसके बाद ये जो दिख रहा है ये है कोटरी बेसिन। कोटरी बेसिन, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये है इंद्रावती बेसिन और घाटी। इंद्रावती बेसिन एवं घाटी। यह है बीजापुर उच्च भूमि। बीजापुर उच्च भूमि। ये जो दिख रहा है ये है गोदावरी सबरी का मैदान।
गोदावरी सबरी का मैदान। ठीक है, तो यहाँ क्या, उत्तर बस्तर का पठार, दक्षिण बस्तर का पठार, इंद्रावती बेसिन एवं घाटी। ये क्या है, कोटरी का बेसिन, यहाँ पर बीजापुर उच्च भूमि, दक्षिण बस्तर पठार, उत्तर बस्तर पठार, और ये नीचे क्या है, गोदावरी सबरी बेसिन। चलो उसके बाद ये जो रीजन है, केशकाल पर्वत एवं घाटी, केशकाल पर्वत एवं घाटी। बड़े डोंगर, राव घाट, मलाज कुंडम, मलाज कुंडम, गड़िया पर्वत। ठीक है, राव घाट, गड़िया पर्वत, मलाज कुंडम, केशकाल घाटी, बड़े डोंगर। ये वाला मलाज कुंडम नीचे वाला और ऊपर वाला गड़िया पर्वत है। यह है अबुझमाड़, अबुझमाड़। यह है छोटे डोंगर, छोटे डोंगर। यह है आरी डोंगरी। आई रिपीट, राव घाट, गड़िया पर्वत, मलाज कुंडम, आरी डोंगरी, छोटे डोंगर, केशकाल, बड़े डोंगर, अबुझमाड़। इसी बीजापुर उच्च भूमि में 5 अलग अलग माउंटेन है, जिसमें से सबसे नीचे यहां पर है अलबक्का। अलबक्का। ये आपका बेलाडीला, बेलाडीला का पहाड़, बेलाडीला। क्लियर है? अलबक्का के बाद क्या दिख रहा है आपको, बेलाडीला। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है, ये पहाड़ थे। इसके बाद बचता है क्या, घाटियां। ठीक है ना, तो घाटियों में सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। केशकाल अपने आप में घाटी है। ठीक है, यारी डोंगरी के बगल में यहां पर सर्कल बनाओ, खुरसैल, ये कौन सी घाटी है, खुरसैल घाटी। यहां पर है गोलापल्ली, गोलापल्ली घाटी। वन टू थ्री, एक बिंता घाटी, दरबा, 3 कांगेर, कांगेर, 4 झीरम, चौथा क्या है, झीरम घाटी। बना लिए सभी, इसको प्रैक्टिस करके आना कल, है ना।
पाठ प्रदेश का डायग्राम, महानदी का, बघेलखंड का, और इस सारे को अच्छे से रिवाइज करके कलाएंगे। कई लोग अभी भी लगता है नींद में ही है, थकान ज्यादा हो गई थी क्या? कल पढ़ाई किए कि आराम किए? कल कितने लोग पढ़ाई किए थे? कॉलेज का? इधर का पढ़ाई कितने लोग कर रहे थे कल? कल साफ मना किया था, क्या होशियारी दे रहे थे? 6 बजे के बाद होशियारी नहीं देना है, ज्यादा आराम करना जरूरी है। मजा आया था टेस्ट देके? पिछला हफ्ता कैसा था? पिछला हफ्ता हाँ अच्छा था? थोड़ा शरीर में अपने आप में कुछ परिवर्तन महसूस हुआ था पिछले हफ्ते? थोड़ा थकान हुई थी? हाँ, वो जरूरी होता है। समझ आ रहा है? अगर आगे बढ़ना है तो वो जरूरी होता है। जो लास्ट वीक जो था, अब देखो उस एक दिन रेस्ट करने के बाद आज देखो अपने आप को, ऊर्जा ही खत्म हो गया होगा लग रहा है। कितने लोगों को फील हो रहा है एनर्जी नहीं है शरीर में? सही से बताओ। हाँ, तो जिनको लग रहा है वो अच्छा कर रहे हैं, जिनको आज ही फील हुआ होगा। क्यों? क्योंकि पिछले हफ्ते बहुत ड्रेंड हुए, लेकिन अब फिर से यहां से पिक करना है। नींद अच्छी आई थी उस दिन? सपने अपने गायब हो गए ना? ये सपने अपने सब गायब हो जाएंगे अभी जिंदगी में, सिर्फ रह जाएगा वो एकदम गहरा वाला नींद, और सुबह उठ के जागते हुए आंखों से सपने। सोते हुए आंखों से सपने नहीं देखना है, ठीक है ना? उसको देख के कोई मतलब नहीं है। और जागते हुए आंखों से सपने मतलब होता है कॉन्शियसनेस। ओके, बना लिए? चलो, तो ये क्या था? ये है दंडकारण्य प्रदेश। ओके, प्रैक्टिस कर लेना इसको अच्छे से। कल फिर यहाँ से हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल आपको स्टार्ट करूंगा पाठ प्रदेश, या तो कहीं से भी एक जगह से, जहाँ से मन करेगा वहाँ से पढ़ाऊंगा।